आखिर 30 सितंबर की दोपहर मैनपुरी के आसमान में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसमें देश के महान नेता माधवराव सिंधिया सवार थे। 30 सितंबर 2001 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुबह के 11:30 बजे। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 9/11 आतंकी हमले को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया था, जिसको देखते हुए दुनिया भर के एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। उसी बीच उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का टाइम चल रहा था। चुनावी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में लगी हुई थी। आज वहीं एयरपोर्ट के पार्किंग में एक बीचक्राफ्ट कंपनी का ट्विन इंजन किंग एयर C-90 एयरक्राफ्ट अपनी प्री फ्लाई कर रहा होता है, जिसमें आज कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता माधवराव सिंधिया अपने साथियों और कुछ पत्रकारों के साथ कानपुर एक अहम चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। यह यात्रा पार्टी के आधिकारिक चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा थी, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। प्री फ्लाइट चेक करने के बाद ग्राउंड स्टाफ जहाज का गेट बंद कर देते हैं। प्लेन अब बुश बैक के लिए तैयार है। आज इस फ्लाइट को 33 वर्षीय कैप्टन विवेक कुमार गुप्ता, जिन्हें 1500 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, उनके साथ एक नौजवान को पायलट कैप्टन रितु मलिक, पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर। रितु ने कुछ महीने पहले ही अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया था। अभी 10 दिन पहले उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी और आज उनकी ये ऑफिशियल फ्लाइट होने जा रही थी। बस 21 साल की उम्र में वो कॉकपिट के सेकंड सीट तक पहुंच चुकी थी, पर ना उन्हें और ना ही प्लेन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को अंदाजा था उनकी ये फ्लाइट उनकी आखिरी फ्लाइट बनने जा रही है। कैप्टन अपने प्लेन के रेडियो में दिल्ली टावर की फ्रीक्वेंसी सेट करके ATC से कानपुर तक का कंप्लीट वेदर रिपोर्ट मांगते हैं। टावर ATC से पायलट को आगे चल के खराब मौसम होने की जानकारी देते हैं। जिस आसमान से वो जाने वाले थे वहाँ के रूट पर बारिश और तेज टर्बुलेंस होने की संभावना बढ़ रही थी और जहाज को सबसे ज्यादा खतरा काले तूफानी बादलों से था। ATC की तरफ से यह भी बताया जाता है कि तूफान के वक्त विजिबिलिटी 4000 मीटर से गिरकर 1500 मीटर तक आ जाती है, जो एक छोटे ट्विन इंजन जहाज के लिए काफी खतरनाक होता है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को आसपास का देखना मुश्किल हो जाता है। ब्रीफिंग में यह भी हाईलाइट किया गया था कि तूफानी बादलों की वजह से पावरफुल अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट बनने का खतरा है। अप ड्राफ्ट वो होता है जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और प्लेन को ऊपर की तरफ पुश कर देती है। डाउन ड्राफ्ट, जिसे डाउन बर्स्ट भी कहा जाता है, तब होता है जब ठंडी हवा जोर से नीचे गिरती है और प्लेन को नीचे की तरफ दबाती है। दोनों मिलकर टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, जिसमें प्लेन ऊपर नीचे हिलता हुआ महसूस होता है, जो एयरक्राफ्ट को 1 सेकंड में अनस्टेबल कर सकता है। अभी कुछ सालों में दुनिया भर में इसकी वजह से काफी हवाई हादसे देखने को मिले हैं। दोपहर 12:28 कैप्टन गुप्ता कॉकपिट में बैठे हुए ग्राउंड कंट्रोलर टावर से राब्ता करते हैं। बिल्कुल ठहरी आवाज में कैप्टन ATC को बताते हैं कि विमान में 8 लोग मौजूद हैं, इंजन शुरू करने की परमिशन चाहिए। ग्राउंड कंट्रोल कैप्टन को इंजन स्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। Foxtrot with Charlie request taxi for takeoff departing straight out. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस जहाज के बारे में बात कर लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट एक बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90, छोटा लेकिन अपनी कैटेगरी में काफी पावरफुल ट्विन इंजन प्रोप्लेन है। इसका विंग स्पैन लगभग 36 फीट लंबा, जो उड़ने को स्टेबल और बैलेंस देता है। प्लेन के दोनों तरफ पर्ट एंड विटनी के PT6A-21 इंजन लगे हुए हैं। हर इंजन करीब 550 हॉर्स पावर देता है, यानी जहाज का रॉ पावर की कोई कमी नहीं थी। इसकी क्रूजिंग स्पीड अराउंड 240 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। मतलब शॉर्ट रूट जैसे दिल्ली से कानपुर इसके लिए बिल्कुल आसानी से जा सका था। कैबिन में 8 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं और प्रेशराइज कैबिन उससे हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट में स्टेबल लगा है। एयरक्राफ्ट का ओवरऑल डिजाइन इस बात पर फोकस करता था कि हर तरह के वेदर और ऑपरेशनल कंडीशन में रिलायबल परफॉर्मेंस दे, लेकिन इस मजबूत डिजाइन के बावजूद आज की उड़ान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब वीडियो में वापस आते हैं। कैप्टन धीरे धीरे थ्रोटल को पुल करते हैं और साथ ही अपनी पहली फ्लाइट पर सवार को पायलट रितु मलिक को ध्यान से हर मूवमेंट ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। रितु मलिक के लिए सफर जिंदगी भर याद रहने वाला था। एक तरफ उनकी पहली फ्लाइट की खुशी थी और दूसरी तरफ देश के महान नेता को लेकर उड़ने की जिम्मेदारी। दोनों ने मिलकर इस पल को उनके लिए बहुत ही खास बना दिया, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जहाज रनवे 27 पर एंटर करने ही वाला होता है, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हवा की डायरेक्शन समझते हुए कैप्टन को निर्देश देते हैं कि वो रनवे 10 से टेक ऑफ किया जाए। कैप्टन बिना देरी के एयरक्राफ्ट को रनवे 10 की तरफ आगे बढ़ाते हैं। जहाज टैक्सी वे पर रुककर टेक ऑफ क्लियरेंस का वेट करता है। दोपहर 12:40 कैप्टन पूरे जोश के साथ थ्रोटल को आगे बढ़ाते हैं। जहाज धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए रनवे पर सीधे दौड़ना शुरू करता है। आज लगता है लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस जल्दी से कानपुर पहुंच जाएं।
एटीसी ने उन्हें निर्देश दिया कि वो सीधे अलीगढ़ की तरफ ऊपर चढ़ते रहें और साथ ही फ्लाइट लेवल 15,000 मेंटेन करते रहें। टावर एटीसी पायलट्स को कॉल करके अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके आगे की जानकारी के लिए टर्मिनल एरिया रडार से बात करने को बोलते हैं। पायलट अपने रेडियो में फ्रीक्वेंसी चेंज करके कुछ ही पल में टावर कंट्रोल से हटकर एरिया कंट्रोल टावर पर आ जाते हैं। कुछ ही पलों में रडार पर एक छोटा सा बदलाव दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन लाइन से हल्का सा लेफ्ट की साइड हटने लगता है। एटीसी सीधे कैप्टन को कॉल करके कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन सही करो। कॉकपिट से जवाब आता है कि सही कर रहा हूँ। इसके बाद जहाज फिर से सीधी लाइन में लौट आया और अलीगढ़ वे पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा। उस समय बिल्कुल सब शांत था और नॉर्मल लग रहा था। कोई भी शक या दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। बस कोई नहीं जानता था कि यही रूटीन से लगने वाला पल आगे जाकर एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था। जब जहाज अलीगढ़ वे पॉइंट के करीब पहुंच रहा था तब पायलट्स ने एटीसी को बताया कि उन्हें आसमान का वेदर ठीक नहीं लग रहा है। आसमान में बादल घने हो रहे हैं और उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो सीधे ऐसे ही चलते रहे तो टर्बुलेंस और खराब मौसम में फंस सकते हैं। पायलट ने रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड डेविएशन लेना चाहते हैं कि ताकि खराब मौसम को मूव करके निकल सके। रडार कंट्रोलर उनकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बोलता है कि लेफ्ट डेविएशन अप्रूव, जैसे ही पॉसिबल हो वैसे ही अलीगढ़ वे पॉइंट रिपोर्ट करो। जहाज अब स्लाइटली लेफ्ट टर्न लेकर बैड वेदर को किनारे से गुजरना शुरू कर जाता है। सब कंट्रोल में था, पायलट बिल्कुल चिल थे, रडार सेटिस्फाइड था और फ्लाइट एक सेफ पाथ पर चल रही थी। लेकिन किसी को उस वक्त एहसास नहीं था कि ये छोटा सा वेदर अवॉइडेंस मूव कुछ मिनट बाद एक ऐसे मोड पर जाने वाला है कुछ जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। पायलट थोड़ा लेफ्ट डेविएशन लेकर बैड वेदर को अवॉइड कर ही रहे थे कि अचानक रडार पर एयरक्राफ्ट की स्पीड और हाइट में हल्का सा बदलाव दिखने लगा। एटीसी ने सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया क्योंकि अब जहाज अलीगढ़ वे पॉइंट के बिल्कुल करीब था। रडार कंट्रोलर से उन्हें पोजीशन कंफर्म करने को कहा। कॉकपिट से जवाब आया कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल रूटीन है जैसे अबीम अलीगढ़। इसका मतलब जहाज अलीगढ़ के पैरेलल क्रॉस कर चुका है। पर इसी रिपोर्ट के बाद एयरक्राफ्ट की उड़ान में एक अजीब सा पैटर्न नजर आने लगा। क्लाइंब स्लो हो रही थी और स्पीड में फ्लक्चुएशन दिखने लगे थे। कंट्रोलर ने सिर्फ उन्हें नॉर्मल गाइडेंस दिया। रिपोर्ट कैडस। जहाज अब अलीगढ़ वे पॉइंट से निकलकर कैडस वे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन रडार स्क्रीन पर छोटी मोटी चेंजेस जो शायद अब रूटीन लग रहे थे। बहुत ही जल्द एक बड़े डिजास्टर का पहला सिग्नल होने वाला था। आसमान में अब बादल और ज्यादा घने हो गए थे और रडार पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट में छोटी छोटी चेंजेस दिखती जा रही थी। इस दौरान एटीसी ने पायलट को पोजीशन अपडेट मांगा। कॉकपिट से फिर एक शांत सी आवाज आई, अबीम कैडिस, यानी एयरक्राफ्ट कैडिस वे पॉइंट के पैरेलल से गुजर चुका था। सब कुछ सरफेस पर नॉर्मल लग रहा था लेकिन रडार की स्क्रीन कुछ और ही कहानी सुना रही थी। जहाज की हेडिंग में हल्की सी उलझन, स्पीड में छोटी सी गिरावट, कुछ ऐसे सिग्नल जो आमतौर पर रूटीन होते हैं पर कभी कभी आने वाली तूफान की पहली निशानी भी बन जाते हैं। ट्रोलर ने उनको आगे की डायरेक्शन दिया और एक्सेप्ट क्लाइंब मेंटेन करने को कहा। पायलट ने कंफर्म किया पर कोई नहीं जानता था कि अबीम कैडिस वाली कॉल उनकी आखिरी कॉल होने वाली थी। इसके बाद जो होने वाला था उसने पूरी उड़ान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैडिस वे पॉइंट के बाद एयरक्राफ्ट को सीधे अपनी क्रूज एल्टीट्यूड पर सेट होना था लेकिन रडार पर एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देने लगा और हेडिंग में हल्की सी गड़बड़ अब ज्यादा क्लियर होने लगी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से एक दो बार कॉल करके कनेक्ट होने की कोशिश करी लेकिन कॉकपिट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस खामोशी के बाद रडार स्क्रीन पर एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज नजर आई, जहाज अपने रूट से ज्यादा डेविएट करने लगा था। उनका एल्टीट्यूड भी नॉर्मल क्लाइंब के बजाय नीचे की तरफ मूव कर रहा था जैसे एयरक्राफ्ट किसी अजीब से मुश्किल में हो। एटीसी ने इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करी पर कॉकपिट अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसी पल किसी को पूरा पता नहीं था कि कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है लेकिन रडार पर दिख रहा था कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कैडिस वे पॉइंट के बाद शुरू हुई ये खामोशी आने वाले सेकंड में एक तबाही का रूप लेने वाली थी। एटीसी की रिपीट कॉल का कोई जवाब नहीं मिलने पर रडार रूम में एक अलग सी बेचैनी फैलने लगी। एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड अब सीधे लाइन में नहीं जा रही थी, वो ऊपर नीचे झके ले रहा था जैसे कोई ताकत उसे जोर से हिला रही हो। रडार स्क्रीन पर उनकी स्पीड भी अनस्टेबल दिखने लगी थी। कभी ऐसा कोई पैटर्न एटीसी ने आज तक नहीं देखा था जो कि किसी भी नॉर्मल फ्लाइट से नहीं मिलता जुलता था। कंट्रोलर ने फिर भी एक बार उनकी पोजीशन और एल्टीट्यूड के लिए फिर से पायलट्स को कॉल की मगर कॉकपिट पूरी तरह खामोश था, बिल्कुल उन फ्लाइट जैसा जहां पर कुछ बहुत गलत हो रहा हो। रडार कंट्रोलर अब एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को अनयूजुअल और अनसेफ के रूप में देख रहा था। जहाज ऐसे टर्न ले रहा था जैसे कंट्रोलर पर कोई स्ट्रगल कर रहा हो। फिर एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। रडार पर एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड अचानक से गिरने लगा है। कंट्रोलर इमरजेंसी कॉल चिल्ला कर भेजते हैं मगर अब भी कोई जवाब नहीं आता है। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि कॉकपिट में हो क्या रहा है पर रडार की गिरती हुई लाइन बता रही थी कि फ्लाइट अब एक लास्ट फ्यू सेकंड में थी।
जहाज मैनपुरी के गांव में जाकर क्रैश हो जाता है, जहां पर दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। इम्पैक्ट इतना तेज था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा जमीन में घुस जाता है, जिसकी वजह से 6 फुट गहरा गड्ढा बन जाता है। पंख विंग पोर्शन अलग हिस्सों में टूटकर खेत में बिखर जाता है। कैबिन का फ्यूसेलाज धंस जाता है और इंजन जमीन से टकराकर मुड़ जाते हैं। जैसे ही क्रैश की खबर बाहर आई, मैदान में अफरा तफरी मच गई। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई कि माधवराव सिंधिया का जहाज गिर गया। टीवी चैनल्स की ओबी वेंस, रिपोर्टर, कैमरा क्रू अब सीधे सब एक ही तरफ दौड़ पड़े, मैनपुरी के उस दूर दराज खेत की तरफ जहां से धुआं उठता हुआ दिख रहा था। गांव वालों ने पहले ही साइट के आसपास जमा हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद डीजीसीए के अधिकारी, सिविल एविएशन ऑफिसर्स और एयरक्राफ्ट की कंपनी के टेक्नीशियन एक्सपर्ट मौके पर पहुंच गए। हर तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरे इलाके को कवर कर लिया था। डेब्रिस मार्क कर रहा था, कोई फोटोग्राफ ले रहा था, कोई फ्यूल के सैंपल कलेक्ट कर रहा था। साइट को पुलिस ने भी चारों तरफ से कवर कर लिया था ताकि कोई सबूत ना बिगाड़ सके। इन्वेस्टिगेशन ने साइट पर हर एक इंच जो कुछ मिला, टूल, टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स, बैंड कंट्रोल और कैबिन में बिखरे हुए पार्ट्स, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जहाज अपनी आखिरी पलों में पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। यह इम्पैक्ट कोई नॉर्मल इमरजेंसी लैंडिंग जैसा नहीं था। ये एक सीधा, तेज, बिल्कुल बेहिसाब घातक टकराव था। और इसी क्रैश साइट से इन्वेस्टिगेटर्स को दुर्घटना की असली कहानी को जोड़ना शुरू किया। ये एक्सीडेंट सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी की शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेटर की महीनों की कड़ी मेहनत के बाद, सैकड़ों गवाहों के स्टेटमेंट और रडार और कॉकपिट की कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आखिर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। इन्वेस्टिगेटर ने पता लगाया कि जहाज अपने रूट पर एक बहुत खतरनाक मौसम का सामना कर रहा था, जहां से निकलना इम्पॉसिबल था। घने काले बादल और ऊपर नीचे हिला दिया था। इस बीच एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों अनस्टेबल होने लगी थी। रडार डेटा ने दिखाया कि प्लेन की एक पॉइंट के बाद कंट्रोल से बाहर जैसे ही हुआ, वैसे ही हेडिंग चेंज होने लगी। उसकी वजह से एल्टीट्यूड एकदम से गिरना शुरू हो गया। एटीसी ने कई बार पायलट से बात करने की कोशिश करी, लेकिन कॉकपिट में से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। सबूतों को जोड़कर इन्वेस्टिगेटर ने एक कंक्लूजन सामने आया कि एयरक्राफ्ट सीवियर वेदर और पॉसिबल पार्शियल डिसओरिएंटेशन का शिकार हुआ। इस डेंजरस डिसेंट से बाहर निकलने का कोई चांसेस नहीं बचा। यानी क्रैश का असली कारण कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं, बल्कि खराब मौसम था, वायलेंट टर्बुलेंस और कॉकपिट में डिसओरिएंटेशन था, जिसने आखिर में एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया, जिसने कुछ ही मिनट में जहाज को जमीन पर ढकेल दिया। और इस तरह इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कहानी को दुनिया के सामने लाके पेश किया।